शायदनामे के सेगमेंट जिंदगी के सफ़र में आज हम फिर हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में हम कलमकारों, रंगकर्मियों और ऐसी पर्सनैलिटीज़ को पेश करने की कोशिश करेंगे कि जो समाज के लिए काम कर रही हैं और वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बेटर और बेटर एक्सपीरियंसेस उठाए हैं। हमें खुशी है कि आज हमारे दोस्त, साथी, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंतराजू ने हमको समय दिया और आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके ज़िंदगी के सफ़र में क्या क्या अड़चनें आई और क्या क्या उन्होंने तजुर्बे किए। गोविंद पंतराजू का ताल्लुक़ पत्रकारों की उस खेप से है जो बहुत तत्परक बातें करते हैं, जो बहुत डीपली का अपने काम को निभाते हैं और किसी भी दबाव को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपका स्वागत है गोविंद जी कि आपने अपने टाइम से हमारे लिए भी टाइम निकाला। हमारा मकसद यही है कि जो कलमकार हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, सोसाइटी बहुत थैंकलेस है। इतना पत्रकार लगे रहते हैं सोसाइटी के लिए, अच्छे बुरे सब कामों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़िंदगी के सफ़र प्रोग्राम में हम यदा कदा लोगों को बुलाते रहें और उनसे बात करते रहें ताकि लोगों को मालूम हो कि कितने पापड़ बेले हैं उन्होंने और किस तरह का माहौल उन्होंने देखा और बनाया है। आपका ताल्लुक़ हमेशा न्यूज़ से रहा और न्यूज़ में आप प्रिंट मीडिया से रहे, लेकिन आपने उस ज़माने में स्विच ओवर किया जिस ज़माने में चैनलों की कोई लाइन नहीं थी और चैनल्स बड़ी तादाद में नहीं थे। मुझे तो याद है कि आपने जब शुरू किया तो एक बड़ा सा तार होता था और एक छोटा सा कैमरा होता था और आप हर जगह मौजूद रहते थे। तमाम पॉलिटिशियंस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तमाम संगोष्ठियों में, जहाँ जहाँ जैसा काम होता था वैसे आप मौजूद रहते थे। और उस ज़माने में इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, टेक्निकल डेवलपमेंट भी नहीं था। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने अपनी पत्रकारिता का सफ़र ज़िंदगी का कहाँ से शुरू किया और क्या क्या अड़चनें और क्या क्या आपने देखा और तजुर्बा हासिल किया। शुक्रिया हसन भाई। पत्रकारिता का सफ़र अगर मैं कहूँ तो शायद स्कूली दिनों से ही शुरू हो गया था। लिखने पढ़ने का शौक़ था। घर में बड़े भाई हुआ करते थे और उनकी जो एज में हमारे और उनके बीच में गैप था, तो वो ग्रेजुएशन में थे, हम छठी सातवीं में थे, लेकिन उनकी जो बुक्स थी वो पढ़ने का उस ज़माने में से एक तरह से शौक़ हो गया था। तो उसके ज़रिए काफ़ी दुनिया के बारे में जानने की समझ पैदा हुई और फिर किताबों की तरफ रुझान बढ़ा। और धीरे धीरे ये हुआ कि स्कूल में जब आए, कॉलेज मैगजीन निकलती थी, उनके एडिटर के तौर पर हमारा योगदान रहा। उसमें हमने लिखा भी, तैयार भी किया। तो एक कहीं इस तरह का शौक़ पैदा हो गया था स्कूली दिनों से। कॉलेज में आया तो वो ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद इस तरह की स्थितियाँ हुई कि छिटपुट लिखना शुरू किया, कुछ पत्रिकाओं में छपना शुरू हुआ, कुछ पैसे आने लगे और उससे ये भी लगा, उत्साह बढ़ा, बहुत एक अचीवमेंट लगता था कि धर्मयुग में आपकी एक कहानी छप गई। और उस समय धर्मयुग में कहानी छपना बहुत बड़ी बात होती जी जी। तो एक प्रोत्साहन मिलता था, लगता था नहीं यही बहुत अच्छा फील्ड है। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन साइंस से किया, उसके बाद मैंने मीडिया मास कॉम की पढ़ाई शुरू की, लेकिन थोड़े समय में ही लोगों ने बताया कि भाई उस ज़माने में मास कॉम का मतलब ये होता था कि मास कॉम की पढ़ाई करके आप किसी बैंक में हिंदी अधिकारी बन जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग में आ जाइए, इसके अलावा बाकी कोई मीडिया में मास कॉम पढ़ के आना उस समय बहुत होता नहीं था। तो जो भी हमारे बड़े थे उन्होंने सलाह यही दी कि तुम काहे मीडिया के चक्कर में पड़े मास कॉम के, तुम और कुछ पढ़ाई करो, जितना तुम इसमें सीखोगे इतना तो तुम वैसे ही जानते हो। तो फिर मैंने वो छोड़ के फिर मैंने हिस्ट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और बाद में हिस्ट्री में ही मैंने पीएचडी की। और पीएचडी करते करते मेरे को गोवा यूनिवर्सिटी में एडहॉक हिस्ट्री का जॉब भी मिल गया और मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में नहीं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। लेकिन क्योंकि उस समय तक मैं बहुत कुछ लिखने लगा था और नैनीताल से एक अखबार निकलता था, नैनीताल समाचार, जो अभी भी निकलता है, फोर्टनाइटली अखबार था।
और इस अखबार में उस समय जो उत्तराखंड के और हिमालय की चिंता करने वाले तमाम बड़े लोग थे, वो लिखते थे और एक ये मैगजीन नुमा अखबार होता था। तो मैंने भी उसी से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। तो एक तरह से मेरा पहला स्कूल नैनीताल समाचार ही रहा और उसमें जो लोग थे, आज भी वो अखबार निकल रहा है, बहुत शान से निकल रहा है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद कुछ मैंने दिल्ली के अखबारों के लिए नियमित मैं उनका नैनीताल में उत्तराखंड संवाददाता हो गया। उस समय अखबार नई जमीन तलाश रहे थे और उत्तराखंड एडिशन हुआ करते थे बड़े अखबारों के, उसके लिए मैं जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, उनके लिए मैं लिखता था। फिर उस बीच नवभारत टाइम्स लखनऊ की शुरुआत हुई और उसके लिए मेरा चयन हुआ, तो मैं लखनऊ नवभारत टाइम्स में आ गया। हालांकि मैं उस वक्त नैनीताल छोड़ना नहीं चाहता था जी। मुझे लगता था कि मैं क्योंकि मैं एक तो मेरे को माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का बहुत शौक था और दूसरा हम वहाँ पर हमारे कुछ साथी थे, हम सोशल एक्टिविज्म से जुड़े थे और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी एक बड़ा संगठन होता था कि वहाँ के तमाम मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ता था, मैं उससे भी जुड़ा था। तो मुझे लगता था यहाँ रह के मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा और मेरा मन नैनीताल छोड़ने का नहीं था। लेकिन मेरे साथियों ने मुझे जबरन लखनऊ भेजा, मेरे साथ 2 लोग भेजे गए ताकि मैं रास्ते से वापस ना आ जाऊँ और खैर उसके बाद मेरा यहाँ चयन हो गया और मैं फिर यहीं लखनऊ से मेरी जो एक तरह से नियमित पत्रकारिता है, वैतनिक पत्रकारिता, वो शुरू हुई। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मेरा जो टीचिंग का अनुभव था उसने मुझे सिखाया बहुत, लेकिन एक वक्त मैं सोचता था शायद मैं टीचिंग में ही अपना आगे का भविष्य तय करूँगा, लेकिन उसमें मतलब उस वक्त भी जो बहुत छोटी किस्म की राजनीति होती है उससे मुझे लगा कि मैं इस पेशे में शायद फिट नहीं हो पाऊँगा। और ये तो मैंने बहुत पहले से अपनी पढ़ाई के दिनों में ही सोच लिया था कि मैं कोई रेगुलर 10 से 5 टाइप जॉब में नहीं कर सकूंगा, मैं ऐसे ही मतलब अपनी तरह से जिंदगी को गुजारूंगा। जी जी। तो लखनऊ में आए, लखनऊ में आने के बाद बहुत कुछ सीख। उस समय नवभारत टाइम्स लखनऊ एक ऐसा अखबार था जिसमें तमाम बहुत बेहतरीन राजन माथुर जो संपादक थे उन्होंने ऐसे लोग चुने थे और बहुत सिनर्जी अखबार के अंदर थी। हम सब लोग, इतना प्रेम था एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंडिंग थी, झगड़े भी थे अपने अपने प्रमोशन को लेकर, क्योंकि अलग अलग सारे लोगों की कोई उस समय हर आदमी चाहता था उसको पहले बड़ा प्रमोशन मिले, इसके भी झगड़े थे, इस तरह के मनमुटाव भी थे। लेकिन काम ऐसे होता था जैसे एक मशीन बिल्कुल एक साथ हर पुर्जा काम कर रहा है, ऐसे काम होता था, हंसी मजाक होता था। और शायद पत्रकारिता में जो वक्त उस वक्त का नवभारत टाइम्स था, वो शायद पत्रकारिता में बहुत कम संस्थान होंगे जहां वैसा वक्त था। उसमें जितने भी लोग हमारे साथ थे उस वक्त, हालांकि नवभारत टाइम्स को उनके मालिकों ने कुछ वजहों से बंद कर दिया यहाँ, लेकिन जो लोग भी वहां पर थे उनमें से ज्यादातर लोग, 1-2 लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग बड़े बड़े अखबारों के संपादक बने, उन्होंने पत्रकारिता में नाम कमाया और भविष्य में वो जहां आगे उनकी जिंदगी उनको ले गई, उन्होंने वहां एक अच्छे पत्रकार के रूप में अपना योगदान दिया। नवभारत टाइम्स में आप कैसे रहे? नवभारत टाइम्स में करीब 8 साल के आसपास हम लोग रहे, 7-8 साल। और नवभारत टाइम्स में एक चीज और हुई, नवभारत टाइम्स जब यहाँ पे शुरू हुआ तो कुछ वेतन संबंधी गड़बड़ियां थी। नवभारत टाइम्स को मालिक लखनऊ के नवभारत टाइम्स को एक अलग श्रेणी में मानते थे, बहुत नीचे की श्रेणी में, जबकि मुंबई और दिल्ली के नवभारत टाइम्स के जो संस्करण थे उनकी वेतन की श्रेणी बहुत ऊंची थी। तो उसकी वजह से क्या था कि हम लोगों को बहुत नीचे ग्रेड की सैलरी मिलती थी और हमारे ही पदनाम पे काम करने वाला दिल्ली या मुंबई का आदमी जो है उसको करीब 4 गुना सैलरी ज्यादा मिलती। तो उसको लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि जब विज्ञापन के लिए ये तीनों एडिशन एक साथ जो माने जाते हैं, संपादकीय के लिहाज से तीनों एडिशन एक साथ है, तो ये मालिकों की जो चालाकी है ये कर्मचारियों के खिलाफ है। हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, लेबर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई हमने लड़ी और वो हमारे पक्ष में फैसला है। फैसला ये आया कि लखनऊ का एडिशन जो है वो मुंबई और दिल्ली के एडिशन के एट पार होगा। हम लोगों की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो वही होगा जो वहाँ के लोगों का। तो उससे काफी वेतन और भत्ते यहाँ हम लोगों के बढ़े, लेकिन मालिकों ने उसको अपनी एक तरह से दिल पे ले लिया और उसके बाद लंबे आंदोलन चले। लखनऊ का नवभारत टाइम्स बंद हुआ, पूरा संस्करण बंद किया। हम लोगों का पहले हड़तालों के दौर रहे, हम लोगों ने
करीब 6 महीने तक दफ्तर पे यूनियन का कब्जा था। हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को वेतन न मिलने की स्थिति में तो शहर के तमाम संगठनों के सहयोग से लोगों को राशन दिया, लोगों को कर्मचारियों को पैसा, फीस की मदद, इस तरह तक की मदद हमने वहाँ से करी। और वो एक बड़ा विलक्षण किस्म का आंदोलन था। 10,000 लोगों की भीड़ लखनऊ में, नवभारत टाइम्स लखनऊ और टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ का जो प्रबंधन था उसकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा। तमाम कर्मचारी संगठन आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, नरेंद्र तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता हमारे धरने में, हमारे धरना स्थल पर आके हमारे को उन्होंने अपना समर्थन दिया। इतना बड़ा वो आंदोलन था। दुर्भाग्य से उसी आंदोलन को एक तरह से दिल पे लेके मालिकों ने यहाँ का संस्करण बंद किया, अचानक बंद किया। रात 2 बजे तक लोग, 3 बजे तक लोग काम करके गए। सुबह लोगों के घर में चिट्ठियाँ आ गई कि संस्करण बंद है, ये आपका फुल एंड फाइनल है। हम लोगों ने उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम जीते। सुप्रीम कोर्ट में मालिकों ने जब केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, एक तत्कालिक राहत हमको दी कि सारे जितने कर्मचारी जिनकी छटनी हुई उनको 1-1 लाख रुपया पहले आप दीजिए, फिर केस की यहाँ सुनवाई होगी। दुर्भाग्य से जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है और बरसों से वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में लटक रहा है, लेकिन हमको अभी भी उम्मीद है कि न्याय हमारे पक्ष में होगा। तो वो जो लड़ाई ऐसी थी उसने पत्रकार के रूप में भी हमको बहुत परिपक्व किया, क्योंकि हमको ये लगता था, एक बार जो आज तक बाद में हमारे संपादक हुए SP सिंह, अयोध्या के मामले को लेकर लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उसमें हमारी यूनियन, हमारे यहाँ हड़ताल चल रही थी, हमारी यूनियन ने भी उसमें सहयोग किया था। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो SP सिंह को भी, वो दिल्ली से आए थे, बहुत सारे लोग दिल्ली से आए थे, GPO से वो शुरू हुआ था प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन था। तो हम लोगों ने, हम रात को हमारे कर्मचारियों ने मिलकर बहुत सारे डिस्प्ले कार्ड बनाए, क्योंकि हमने कहा मौन प्रदर्शन होगा, किसको क्या पता लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हम करीब 150 डिस्प्ले कार्ड लेके वहाँ पहुंचे। तो SP ने कहा मान गए गोविंद आपको। हमने कहा सर आप देर से माने हैं, आपको बहुत पहले मान लेना चाहिए। तो बाद में जब मेरा आज तक के लिए जब इंटरव्यू हुआ था SP सिंह ने, तो उन्होंने सारी बातों के बाद एक बात कही कि गोविंद हमारे कुछ सहयोगियों का ये कहना है कि आप बहुत बड़े यूनियनबाज हैं। तो मैंने कहा सर यूनियनबाज अगर हम हैं, आप एक उन लोगों से पूछ लीजिए, कोई एक ऐसा उदाहरण वो बता दें कि आपने यूनियनबाजी करके अपने लिए ये व्यक्तिगत लाभ। सही बात है। मैंने कहा मैं तो अकेला ऐसा भुक्तभोगी हूँ कि मैं अंटार्कटिका गया, नवभारत टाइम्स ने खबर छापी कि हमको गर्व है कि हमारा हिंदुस्तान का पहला पत्रकार जा रहा है। हम मेरी खबरें छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्रांसलेट करके छापी, लेकिन मेरे को उसके पैसे वेतन नहीं दिया। ये कहा गया कि आप यूनियन से इस्तीफा दे दीजिए तो आपको वेतन मिल जाएगा। मैंने कहा वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर अगर कोई पत्रकार दुनिया के लिए लड़ रहा है, दुनिया के खिलाफ वो आवाज उठा रहा है और अपने खिलाफ जुर्म पे वो आवाज न उठाए तो क्या उसको पत्रकार होने का हक है? तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले डन, बताओ तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए। ये मेरा उनसे इंटरव्यू था। तो मुझे लगा कि हमने, क्योंकि कोई बेईमानी नहीं की थी, उस आंदोलन को बहुत एक शिद्दत से चलाया। सरद प्रधान जैसे लीडर हमारे साथ थे, मधु माथुर थे और बहुत सारे लोग, सारे लोगों ने, बहुत ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने बहुत कष्ट उसको झेला, लेकिन हम लोग टूटे नहीं, लड़े और आज भी वो लड़ाई जिंदा है। तो हमको कम से कम ये कह सकते हैं कि हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो एक मैनेजमेंट का जो रवैया था, तानाशाही रवैया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। सही है। तो 10 साल नवभारत टाइम्स के बाद में फिर आप आज तक में आ गए। जब नवभारत टाइम्स बंद हुआ उसके बाद ये रहा कि कुछ करना चाहिए, क्या करें। पहले हम सब लोगों ने ये कोशिश की थी कि हम सब लोग मिल के एक अखबार निकाले जिसमें सारे 36,000 लोगों को हम रखें। काफी उसके लिए काम हम किया, लेकिन हमको बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि उसकी इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं, हम सर्वाइव कर पाएंगे। इतने लोगों को इतना मिनिमम पैसा भी देंगे तो कैसे होगा। तो अंततः फिर वो सबने अपने अपने रास्ते तलाशे। तो मैंने भी कुछ फ्रीलांसिंग का सिलसिला शुरू किया और भारत में BBC के लिए मुझे टेलीविजन फ्रीलांसिंग, BBC TV के लिए मुझे शुरुआती काम मिला। और उस काम में ये था कि मुझे रिपोर्टिंग भी करनी होती थी, कैमरा भी करना होता और सब अपने आप ही करके वो उसके लिए कैप्सूल बना के भेजना होता, सब कुछ करना होता, स्क्रिप्टिंग सब करके वो भेजना होता। उसमें पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन एक समस्या थी कि उसमें बायलाइन नहीं मिलती थी ज़्यादातर, क्योंकि एंड्रयू व्हाइटहेड भारत का जो ब्यूरो चीफ थे तो उन्हीं का नाम आता था। उनके साथ विद ब्यूरो, लखनऊ ब्यूरो, UP ब्यूरो, इस तरह से आ जाता था।
ये जरूर होता था कि आप कहीं गए, आपने कोई खबर किया, पीटीसी नहीं होता था, पीटीसी नहीं होता था उस समय, लेकिन ये होता था आपने खबर की और वो खबर आज ही दिख रही है, तो लोगों को ये तो यकीन होता था हाँ ये आए थे, इन्होंने खबर की थी और बीबीसी में दिख रही है, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता था। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा, फिर एएनआई से मैंने काम शुरू किया। एएनआई में क्रेडिट भी मिलता था, एएनआई का एक घूमता आईना प्रोग्राम होता था, उसके लिए हमने बहुत स्टोरीज की, उसमें तो पीटीसी और सब कुछ होता था। फिर आज तक शुरू हुआ तो एएनआई में कितने दिन रहे? एएनआई में मैं रहूंगा करीब साल सवा साल। अच्छा, भाटिया साहब थे उसके यहाँ। एएनआई में भी ये हुआ कि मतलब अच्छा मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे, मैंने जैसे कहा, मुझे माउंटेनियरिंग का शौक था। एक बार उसमें कोई छुट्टी उट्टी तो एक तरह से होती नहीं थी और मैं लेता भी नहीं था, तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे 20 दिन के लिए ट्रैकिंग पे जाना है हिमालय में, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मैं चला गया। जब मैं लौट के आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका आपको वेतन नहीं देंगे क्योंकि आप तो मतलब ऐसे छुट्टी पे गए हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, आपने कहा था और मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मेरी कुछ छुट्टियां तो होती हैं, आप कैसे वो कर सकते हैं। उस पर थोड़ा हुआ तो मैंने एएनआई छोड़ दिया और उसके बाद बस संयोग था, बहुत जल्दी एएनआई मैंने छोड़ा था, तब तक आज तक शुरू हो रहा था और एसपी सिंह ने शुरू में ही जिन लोगों को रखा उनमें मैं भी शामिल था और बस वहाँ से आज तक का सफर शुरू हुआ। वो सिलसिला करीब 15 साल आज तक में भी था। आज तक में 15 साल रहे लगभग। उसके बाद में आप कॉर्पोरेट में भी आ गए थे। आज तक मुकेश अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी की कंपनी में आप और कई पत्रकार। मुकेश अंबानी में। आज तक में क्या हुआ था कि आज तक जब शुरू हुआ था तब एक बुलेटिन होता था दूरदर्शन पे, हम उसके लिए काम करते थे, वो भी 20 मिनट का बुलेटिन होता था, वो भी DD2 पे, डीडी मेट्रो चैनल पे होता था। बाद में वो DD1 पे आया, आधे घंटे का हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसकी इतनी रेपुटेशन हो गई कि हमने जो ये नेशनल इलेक्शन है 2 बार दूरदर्शन के लिए सिर्फ आज तक नहीं किया, हम ही लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होता था, बाकी सारा हम लोग ने काम किया। तो तब एक रेपुटेशन हो गई थी और आज तक उस समय आज तक की इतनी बड़ी से थी कि आज तक में खबर बुलेटिन जो होता था उसकी अगले दिन भर लोग चर्चा करते थे, आज तक में खबर आई। बाद में जब 24 घंटे का शुरू हुआ तो हम लोग 24 घंटे वाले उसमें आ गए और उसमें चैलेंज नई तरह के थे, पुराने में अलग तरह के थे। हमको पुराने जब चैनल था, पुराना जब दूरदर्शन पे आता था, उस वक्त एक समस्या ये होती थी कि हमको कहीं स्पॉट के बारे में कोई खबर मिली, कोई ट्रेन डिरेलमेंट हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई, कहीं कोई और दुर्घटना हो गई, हमको भागना होता था। रात किसी भी वक्त हमको भागना होता था, तब गाड़ियों का इंतजाम बड़ा मुश्किल से होता था, टैक्सियाँ नहीं मिलती थी, किसी तरह से इंतजाम करके टीम को जमा करके हम रात भर भागते थे, सुबह पहुँचते थे। और पहुँचने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वो ये होती थी, खबर आपने बना तो ली, लेकिन अब इस खबर को आपको टाइमली भेजना है ताकि ये आज दिख पाए। तो उसके लिए किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट में जाते थे, एयरपोर्ट वाले कहते थे 12 घंटे कूलिंग चाहिए, टेप नहीं लेंगे। किसी तरह से करके खुशामद करके कोई पर्सनल पैसेंजर मिल जाए, उसके थ्रू भेज के बनारस से, लखनऊ से टेप भेजते थे। तो वापस आना ज़्यादा खतरनाक होता था, कई बार दुर्घटनाओं से बचे हम लोग, क्योंकि टाइम मैनेज करना उस वक्त बहुत प्रॉब्लम थी। आज टेलीविजन में कम से कम ये सुविधा है कि आप कहीं पहुंच जाओ, वहीं से आप खबर भेज सकते हो, तो जो वापसी वाला टेंशन है वो नहीं रहता। उस जमाने में वो बहुत बड़ा टेंशन था। अच्छा, इस टेक्निकल डेवलपमेंट में कितना फर्क आएगा उधर से, पहले से और अब से? बहुत ज्यादा। आपने तो दोनों दौर का काम देखा है, तो अब तो जाहिर है कि सहूलतें सुविधाएं ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा और बहुत एडवांस है। उस जमाने में नहीं था, जैसे कि आपने भी ये फरमाया कि पायलट से विनती करने की जा रही है, उनसे खुशामद की जा रही है कि और जो है टाइम तेजी से रनिंग कर रहा है और खबर को पहुंचाना है। तो ये सब दुश्वारियां हुई जिनका सामना आपने किया, लेकिन उसमें आप कामयाब भी रहे। उसके बाद में आप कहाँ, आज तक के बाद में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए थे? जी, आज तक के आखिरी दिनों में कुछ इस तरह की परिस्थितियां हो गई थी कि खबरों का 1-2 चैनल जिनके पास स्टाफ नहीं था, 1-2 बड़े चैनल, कई सारे चैनल शुरू हो गए थे उस दौर में, न्यूज चैनल, और उनमें 1-8 चैनल ऐसा था जिनके पास नीचे टीम नहीं थी, फ्रेमवर्क उनके पास उस तरह का नहीं था। तो वो उनकी कोशिश ये होती थी कि किसी तरह से YouTube या कहीं से कोई वीडियो, एक छोटा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का वीडियो मिल जाए, उसके बेसिस पे कुछ उल जलूल किस्म की खबर चला के एक तमाशा जैसा टेलीविजन पे पेश किया जाए।
तो वो नकल, क्योंकि टीआरपी का मामला था, वो नकल आज तक में भी धीरे धीरे शुरू होने लगी और ऐसी स्थितियां आ गई कि आज तक के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं उनको सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर पूछना पड़ा। ऐसी नौबत आई कि आपको धूम 2 कैसे लगी, ये लोगों से पूछना पड़ा। और उसी दौरान कानपुर देहात में एक थाने में एक उल्लू कैश बॉक्स में आके बैठ गया रात। अच्छा। और वो 2-3 दिन तमाशा चलता रहा, तो हमको भी वो खबर करनी पड़ी कि एक उल्लू आया और वो लक्ष्मी का वाहन और इस तरह का। तो उस दिन वहां से वापस लौटते समय मुझे लगा कि अब ये जो मीडिया है इसमें अब भविष्य में काम करना मेरे लिए संभव नहीं। और मैंने तय कर लिया कि मैं अब चाहे ढाबा खोल लूँगा, लेकिन अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। क्योंकि हमने जब टेलीविज़न की पत्रकारिता की तो उसका बड़ा असर हमने देखा था। सरकारें बदलते हुए हमने तो मैं कई बार अगर वो चल रहा होता तो सब लोग ये कहते कि ये हमने देखा था, उसका असर देखा था। लेकिन बाद में से लोग इतनी गंभीरता से लेते थे। टेलीविज़न में हम लोगों ने, क्योंकि लखनऊ में बड़ी नफासत थी, पत्रकारों में 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। वो खाना पीना खा के लोग एक छोटी नींद लेके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे। टेलीविज़न जब हमारा शुरू हुआ तो हमारी मजबूरी ये थी कि हमको जल्दी खबर चाहिए होती थी। 4 बजे अगर खबर होगी हम भेज ही नहीं सकेंगे। तो हमने राजनेताओं को रिक्वेस्ट करके उनको सबको ये किया कि वो फर्स्ट हाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, 12-1 बजे कर लें। तो उसमें जो हमारे प्रिंट के सीनियर साथी थे, टेलीविज़न में तो गिनती के लोग थे और जूनियर होते थे, तो उनकी तरफ से बड़ा प्रतिरोध आया। ये क्या मतलब है, हम सुबह ऑफिस में मीटिंग के बाद जाएं तो सीधे काम पे आ जाएं, ये नहीं चलेगा। बड़ा लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया कि नहीं, बाद वाली ही ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मतलब चीज़ें उसके पक्ष में आई, तो क्योंकि उसका असर इतना ज़्यादा था कि उन लोगों को भी मानना पड़ा कि नहीं ठीक है। मतलब UNI PTI जैसी न्यूज एजेंसी, हमारा बुलेटिन चलने के 15 मिनट पहले उनके लोग हमसे पूछ लेते भाई आज तुमने क्या भेजा, ताकि हमको बाद में डांट न खानी पड़े। कई बार नहीं पूछ पाते थे तो तुरंत फोन बुलेटिन के बाद, भैया क्या भेज दिया, हमको मरवाओगे क्या, इस तरह की तकलीफ होती। तो जब मैंने देखा कि अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आप ये ऐसे तमाशों के लिए आप पत्रकारिता करो, तो मुझे लगा शायद ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने वाइफ को फ़ोन करके कहा कि भाई अब ढाबा खोल लूँगा लेकिन पत्रकारिता नहीं करूँगा। संयोग ऐसा हुआ कि उसी के थोड़े समय बाद यहाँ पर ये रिलायंस रिटेल का काम शुरू हुआ और उसमें मुझे एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म का ऑफर, रिलायंस रिटेल, उसमें फ्रेश भी था और सारे कई तरह, हम भी आपके साथ थे चोर दरवाजे से, इलेक्ट्रॉनिक उसका था, बहुत सारी वो थी मतलब उसमें। और मुझे वो एक्साइटिंग इसलिए लगा कि मुझे लगा कि देखो जो उनका ब्रॉडर आइडिया था वो ये था कि हम कंज्यूमर को आज जितने भी मिल रहा है उससे कम पे देंगे और जो प्रोड्यूसर है, किसान या जो भी है, वो आज जितने में बेच रहा है हम उससे ज़्यादा में उससे खरीदेंगे। और ये करेंगे कैसे, इसके लिए मोटा फॉर्मूला था कि हम जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करेंगे। सब्जियों में वेस्टेज 50% तक का होता है और जिसकी कीमत या तो कंज्यूमर को झेलनी पड़ती है या जो प्रोड्यूसर है उसको झेलनी पड़ती है, बीच वाले तो मलाई खाते हैं। और दूसरा ये था कि हम मिडिलमैन की चेन को बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, कम से कम कर देंगे, तो वो करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है और यूपी उत्तराखंड सब में हो रहा है, तो मैंने वो चैलेंज एक तरह से था, उसमें आ गया, काफ़ी काम भी किया। 6-8 महीने वो बहुत 1 साल 1.5 साल का बहुत शानदार वो रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक वजहों से वो काम आगे नहीं चला। उसके बाद मुझे लगा कि अब वापस पत्रकारिता में ही आना चाहिए, फिर पत्रकारिता में आ गए और संयोग ये रहा कि टेलीविज़न में भी काम करने का मौका मिला, अखबारों में भी काम करने का मौका मिला, कई टेलीविज़न चैनल्स को मैंने हेड किया उसके बाद। और ये भी एक तरह से मतलब मैं कहूँगा मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जिस भी जगह काम किया, अपनी शर्तों पे काम किया। जिस दिन मुझे लगा कि कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति है, मैंने उस नौकरी पर लात मार दी और मुझे थोड़े संघर्ष के बाद तुरंत आसानी से लखनऊ में ही एक दूसरा ऑफर मेरे पास आया, मुझे काम मिलता रहा, गाड़ी चलती रही। संघर्ष कई तरह के हुए, कई तरह की परेशानियां भी आई, ऊंच नीच बहुत तरह की हुई, लेकिन बस झुकना एक पत्रकार के तौर पर झुकना मंजूर नहीं था, वो उसकी नौबत नहीं आई, काम चलता रहा। और अब बहुत कुछ करने के बाद अब मैं कुछ जगह मीडिया कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, कुछ जगह मीडिया टीचिंग कर रहा हूँ और कई और तरह की लेखन और वो सब। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस दौर में ये जो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल सब चीज़ें हो गई हैं, इस
दौर में और पुराने दौर में कितना फर्क महसूस हुआ पत्रकारिता में और पत्रकारों में? देखिए, अब स्तर पत्रकारिता और पत्रकार दोनों का स्तर मैं कहूँगा काफी गिरा है, क्योंकि पहले जो गंभीरता होती थी वो गंभीरता दिखती नहीं। लोग, आप अखबारों को देख लीजिए, बड़े से बड़े अखबार में फैक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े अखबार में एक बड़ी खबर थी, कुछ गाड़ियों के चालान के बारे में थी। 6 गाड़ियों के चालान हुए थे अलग अलग वजहों से, और जो साइड में ब्लॉग बना था उस पर 6 गाड़ियों का एक ही नंबर था। 6 गाड़ियों के अलग अलग जगह चालान हुए थे, डिस्क्रिप्शन अलग तरह का था, नंबर प्लेट, यानी एक बहुत छोटी गलती है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। पुराने वक्त में ये होता था कि अगर संपादकीय पृष्ठ में कहीं कोई प्रूफ की भी गलती हो जाए तो अगले दिन जो एडिटर की मीटिंग होती थी उस पर सबसे पहले उस आदमी को बुला के उसको बताया जाता था, देखो तुमने ये क्या किया। और शर्मिंदगी ये होती थी कि अगले दिन वो 3 गुना ज़्यादा मेहनत से काम को देखता था। अब वो चीज़ रही नहीं। AI ने बहुत नुकसान किया है, क्योंकि आप बहुत मतलब कहें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब लोग नहीं लेते। जानकारियों का भी कमी है। पहले लोग पढ़ते थे, अब पत्रकार पढ़ते भी नहीं, साहित्य को नहीं पढ़ते, सामाजिक जो जानकारियां वो कट पेस्ट का जमाना उसमें आ गया। बिल्कुल कट पेस्ट का जमाना आ गया है। लोगों की नॉलेज कम हो गई है क्योंकि वो डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई है गूगल के ऊपर, और वो सब गंभीरता भी नहीं रही गंभीरता भी पत्रकारिता में। नहीं है। और एक ऐसी पीढ़ी भी पत्रकारिता में आई है जिनका मकसद पत्रकारिता के जरिए जल्दी सरकारी मकान, जल्दी पैसा, जल्दी गाड़ी, इस तरह की चीजें। तो पत्रकारिता वो मकसद ही नहीं रहा, न मालिकों का रहा न पत्रकारों का रहा। मालिकों को अपने मिल और कारखाने देखना है। अच्छा, एक अजीब शौक है आपको जो कि बहुत ही रिस्की शौक है, और वो है पहाड़ों पर चढ़ने का, माउंटेनियरिंग का। तो इसमें आप अंटार्कटिका तक पहुंच गए थे, वो किस्सा सुनाइए लोगों को। देखिए, बचपन से ही, क्योंकि मैं नैनीताल में ही बड़ा, और वहाँ एक नैनीताल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट होता था, NTMC। वो एक चंद्राल साठ वगैरह थे जिन्होंने वहाँ इंटर कॉलेज और कई सारी चीज़ें की थी, तो उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और वो स्थापना की थी उन्होंने जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के एवरेस्ट पर पहुंचे थे, तो उनको लगा कि इस इलाके के लोगों को भी उससे कुछ सीखना चाहिए और एक रास्ता उनके लिए मिले। तो रॉक क्लाइंबिंग होती थी। पढ़ाई के दिनों में हमने वहाँ रॉक क्लाइंबिंग सीखी। फिर वहीं हमने रॉक क्लाइंबिंग में एक तरह से मुफ्त में हम, क्योंकि कोई वहाँ इस तरह की कमाई उससे थी नहीं, तो वॉलेंटरी हम लोग वहाँ इंस्ट्रक्टर भी रहे, हमने सिखाया भी। और पढ़ाई के दौरान ही हम लोग को घूमने का शौक हो गया था। हम लोग जब हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल का बोर्ड देने के बाद हमने नैनीताल से मिलन ग्लेशियर का जो बेस कैंप है, हर लेवल बेस कैंप, वहाँ तक की हमने ट्रैकिंग की थी। 4 लोगों ने पूरा सामान अपनी पीठ पे ले जाके, करीब 30 किलो सामान था हमारी एक आदमी की पीठ पे, और वो हमने 900 किलोमीटर करीब एक तरफ का वो ट्रैक था, वो हमने किया। तो उससे, हालांकि उम्र हमारी बहुत कम थी, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने आप पर विश्वास भी पैदा हुआ, और ये लगा कि नहीं, घुमक्कड़ी एक ऐसा शौक है जो आदमी को बहुत कुछ सिखाता है और करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हायर एजुकेशन में आए तो वो सिलसिला ऐसा चला कि साल में 4 महीने हम लोग पहाड़ों पे होते थे। माउंटेनियरिंग के सारे कोर्स किए, सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर बेसिक एडवांस कोर्स किए। उसके बाद अच्छी पीक्स को भी क्लाइंब करा, कई पीक्स को क्लाइंब किया, नंदाकोट जिनमें से बहुत खास थी। और कोई ऐसा मौका कि जब इस माउंटेनियरिंग में आप कहीं ऐसे फंस गए हो कि जैसे आपको डर लग रहा हो कि अब ये, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? ऐसे तो मौके बहुत सारे हुए कई बार, क्योंकि पहाड़ों में जब आप होते हैं, वेदर कंडीशन खराब है तो कुछ भी हो सकता है। एक बार हम लोग 93 की बात है, हम लोग यहाँ से पिथौरागढ़ से एक वहाँ पर जो तिब्बत बॉर्डर है उसमें 3-4 वैलीज हैं, तो हम जो कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता था, हमने उस रास्ते ट्रैक करके, वो भी करीब 300-350 किलोमीटर का ट्रैक था, और हमने सारी वैलीज को पार करके मुंशियारी की तरफ, धारचूला से चल के मुंशियारी की तरफ उतरने का हमारा टारगेट था। तो हमने उसमें रालम पास एक जगह है, रालम जो मुंशियारी की तरफ उतरता है, और इसमें 18,000 फीट के आसपास के 2-3 पास हमने क्रॉस किए थे। 5 लोग थे अभी इसमें। तो हम जब उस एक्सपीडिशन में थे तो रालम को, जिस दिन हमें कल सुबह रालम पास करना था, उसके थोड़ा नीचे हमने अपना कैंप किया था। रात हैवी स्नोफॉल हुआ, और इतना स्नोफॉल हुआ कि हमारा पूरा जो टेंट था वो सारा दब गया, धंस गया बहुत बुरी तरह।
उसके बाद 4-5 दिन लगातार स्नोफॉल होता रहा, हम वहीं फंस गए। और वो वक्त था जब पाकिस्तान में भी बहुत बैड वेदर पैच हुआ था और 2-2.5 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी। और हमारे ही बिल्कुल दूसरी घाटी में पिंडारी ग्लेशियर की तरफ एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन गया था, उनके 5 लोग वहाँ दब के मर गए थे। तो समाव कुछ ऐसा कंफ्यूजन उस वक्त हो गया था कि वो पर्वतारोही ऐसे ऐसे करके वो हुए। तो हमको भी, हम जिस इलाके में गए थे उसके लिए हमको इनर लाइन परमिट लेना होता था, डीएम की एक स्पेशल परमिशन होती है बॉर्डर एरिया की। तो कहीं ये कंफ्यूजन हो गया कि हम लोग कैजुअलिटी होने वाले हैं, हम लोग हैं। तो उससे बड़ा एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। और यहाँ लखनऊ में भी उस वक्त मेरी शादी तय हो चुकी थी थोड़ा ही, तो परिवार में भी वो खबर अखबारों में छप गई और बड़ा हंगामा हो गया। यहाँ शरद भाई साहब लखनऊ में थे, उनको भी खबर मिली, उन्होंने इधर उधर पूछताछ की। डीएम पिथौरागढ़ ने हेलीकॉप्टर हम लोगों के रेस्क्यू के लिए भेज दिया। फाइनली खैर हम लोग हम तो ये सब जानकारियाँ हमारी नहीं हुई थी, लेकिन हम जब रालम पास करके दूसरी तरफ पहुँचे तो ITBP की चौकी मिली, पोस्ट मिली, उन्होंने बताया कि साहब आप तो ऐसे ऐसे। फिर डीएम को खबर दी गई और फिर ये हुआ कि हम लोग बच के आ गए। ऐसी कई वाक़े हुए। नंदाकोट में एक बार हम लोग स्लिप कर गए थे। माउंटेन्स में तो खतरे हमेशा होते हैं। आप कितने ही अपने को कोशिश करिए कि आप ठीक से काम करें, आप नियमों के हिसाब से काम करें, फिर भी खतरे होते हैं। और उन खतरों का ही एक तरह का मजा है, क्योंकि वहाँ जाकर आपको लगता है कि जो नेचर है ये कितनी ताकतवर चीज़ है और ये हमको कितना सिखाती है कि हमको इसके सामने कितना विनम्र रहना चाहिए। एक इंसान बनने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शायद वो यही है कि आप विनम्र हों, तो वो सीखने को मिलता है। अंटार्कटिका में भी ऐसे ही। अंटार्कटिका में तो हम लोग 210 घंटे बर्फ के तूफान में फंसे, 3 लोग थे और हमारे साथियों ने मान लिया था कि हम अब जिंदा नहीं हैं। हमारे लिए मालाएं बना दी गई थी, वो मालाएं हमारी तस्वीरों पर लगाने के लिए, लेकिन अंततः हम किसी तरह बच के वहाँ पहुँच गए। जब पहुँचे तो वो मालाएं जब हमको पहुँचाई गई, पहनाई गई, तो मैंने एक साथी से पूछा कि मैं कहा भाई इतनी जल्दी इतनी तैयारी? तो उसने कहा डॉक्टर पंत ये मालाएं आपके लिए नहीं थी, ये तो आपकी तस्वीरों की थी, चांस है क्या बच के आ गए। तो ये बहुत ऐसा। अच्छा, ये तो आपके शौक के खतरात थे, लेकिन इस पेशे में कोई ऐसी चीजें हुई हो कि जो आपको बहुत प्रेशर कहीं से पड़ा हो किसी खबर के सिलसिले में, और बिल्कुल आउट ऑफ द वे चले गए हों लोग जो आपको प्रेशराइज करना चाहते हो? कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी? ये तो बहुत हुए हैं, कई हुए हैं। एक बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, इटावा में एक घटना हुई थी जिसमें ब्रजलाल उस समय SSP हुआ करते थे और एक हैदर करके वहाँ CO हुआ करते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग वायरिंग हुई और कुछ लोग घायल वायल हुए। और एक पक्ष शिवपाल सिंह का खास था, एक पक्ष रामगोपाल यादव का खास था। एक पक्ष ने जब रिपोर्ट करी पुलिस ने, तो वो जो वहाँ सदर वो थी, उन्होंने उन लोगों को बंद कर लिया, वो कोतवाली में लाके बंद कर दिए गए। तब तक दूसरे पक्ष का प्रेशर आया कि नहीं इनको छोड़ दीजिए। उनका हम कैसे छोड़ें? शिवपाल सिंह यादव के लोगों ने कहा कि हम ये हमारे आदमी, इन्हें छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ने शिकायत उन्होंने की, आप लोग आप तो दर्ज हो गया केस। तो कुछ लोग गुंडे वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस कोतवाली में पूरे घेर लिया। वो कोतवाली की बनावट उस समय ऐसी थी, ब्रिटिश टाइम की थी। वो लंबी 2 बैरकें थी और पीछे से बंद थी। तो उस कोने में कैदियों का जो हवालात थी वो थी, उसके पहले मालखाना था और बाहर सामने खुला था। तो यहाँ से लोग चढ़े, 15-20 लोग छतवताओं पे, इन्होंने फायरिंग शुरू की। फायरिंग करके वो तोड़ दिए ताले वाले, अपने साथियों को छुड़ा के ले गए। और वो खबर क्योंकि सरकार थी तो वो खबर एक तरह से दबाने की कोशिश थी, लेकिन हमारे जो समय स्थानीय संपादक होते थे वो दिल्ली से आते थे, दिल्ली वापस शुक्रवार को चले जाते थे। तो यहाँ पर रामकृपाल सिंह न्यूज़ एडिटर होते थे, उन्होंने रात को मेरे से कहा गोविंद जाओ खबर करके लाओ। जैसे ही हमारे स्थानीय संपादक दिल्ली को ट्रेन में गए, मुझे शताब्दी से वहाँ ये गोमती से वहाँ भेज दिया गया। मैं वहाँ गया, मैंने दिन भर वो खबर की, इंटरव्यूज़ किए पुलिस के। शिवपाल सिंह का भी किया, दर्शन सिंह यादव उनके विरोधी होते थे उनका भी किया, पुलिस के जो भी लोग थे, लोग नागरिकों का भी किया। वो खबर एक कैमरामैन ने कहा कि मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दे दूँगा। लेकिन जब मैं वापस आने लगा तो वो मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं तस्वीरें तो आपको दे दूँगा, अखबार में छप भी जाएंगी, लेकिन सबको पता है कि तस्वीरें सिर्फ एक आदमी ने खींची और अगर ये खींची तो उसके बाद मैं खींच जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, पैसा तेरा जान ज़्यादा कीमती है, मुझे तस्वीरें नहीं चाहिए। वो खबर छपी, हंगामा हो गया। उसके बाद कितनी तरह के प्रेशर आए
और ये कहा गया कि नहीं मतलब आप इसको हटा दो इसको, ये सब, लेकिन संयोग था कि कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। वो जो रिपोर्ट है मुझे तो उसकी याद भी नहीं थी। ब्रजलाल ने अपनी एक किताब इटावा के बारे में लिखी है अभी, उस किताब में उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। उसमें मेरी वो रिपोर्ट भी कि इटावा में जंगल राज हो गया है करके वो कोतवाली वाली खबर जो है, उसको खबर को भी उसकी वो भी छापी है उन्होंने। तो अभी हाल ही में मेरी जानकारी में आया, तो अच्छा लगा कि हमने उस टाइम में सरकार के, जबकि सरकार का उस समय भी बहुत दबाव होता, सही। अब बाद में अमरमणि त्रिपाठी का मामला था, मुख्तार अंसारी के मामले, इन लोगों से तो हमारी सीधे कई बार आमने सामने भिड़ंतें हुई, उसमें भी प्रेशर आए। मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ एक बार कुछ खबरों को लेके व्यक्तिगत धमकी, यहाँ तक कि मुझे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम अपनी जान का ध्यान रखना, ये कोई रात को आते जाते पैदल वैदल में ध्यान रखना, कोई ठोक भी सकता है तुमको, और मान जाओ, समझौता कर लो, ये वो बहुत तरह के। एक बार तो चांस की बात है, ज़्यादातर मुलायम सिंह यादव के साथ ही हुआ, क्योंकि मायावती पर जब स्टेट गेस्ट हाउस में हमला हुआ था, उसकी एकमात्र रिपोर्टिंग मैंने की थी, टेलीविजन रिपोर्टिंग। अच्छा। वो गवाही के तौर पर भी इस्तेमाल है, उससे भी कुछ लोग नाराज हुए थे क्योंकि एक सरकार जा रही थी, चली गई थी। अब बाद में एक मुलायम सिंह यादव ने एक बार कुछ पत्रकारों को धमकी दी कि रामशरण दास से कहा था कि टेलीविज़न के लोग अगर दिखाई दें तो इनको मारना, खदेड़ना और आने मत देना। चुनाव नज़दीक था, तो हम लोगों को जब ये सूचना जब हमको खबर मिली कि ऐसा ऐसा है और मुलायम सिंह यादव ने ऐसा ऐसा किया, तो हम लोगों ने वहीं NXC में प्रेस रूम में मीटिंग की थी, सारे लोग थे, प्रिंट के लोग भी थे। वहाँ ये तय हुआ कि भाई ऐसी स्थिति में जब एक मतलब इतना बड़ा नेता ऐसे धमकी दे रहा है कि दिखे तो मार डालना, इनको खदेड़ देना, तो हम तो कहीं दूर दराज जाएंगे, हमारी तो कौन बचाएगा हमको। तो ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखा जाए कि भाई आपने ये कहा है, अब अपना बयान वापस लीजिए, अन्यथा हम लोग कैसे काम करें। 24 घंटे का समय दिया गया, चिट्ठी इन तक गई, कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन फिर जब 24 घंटे हो गए, फिर बैठक हुई, तो यही तय हुआ कि हमने कहा भाई ऐसी स्थिति में हम काम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने टेलीविज़न के लोगों ने एक चिट्ठी बनाई और अपने अपने संपादकों को भी भेजी, चुनाव आयोग को भी भेजी, प्रेस काउंसिल को भी भेजी कि भाई ये है, ऐसा ऐसा कहा, ये बयान है, अखबारों में छपा। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा था, रामशरण दास ये इंश्योर कर लेना कल ये बयान अखबारों में भी छपे। तो वो कटिंग्स भी थी, वो सब लगाई। हमने कहा ये परिस्थितियाँ हैं। चुनाव आयोग से भी कहा कि भाई आप कहते हो कि सबको बराबर वोट वेटेज दिया जाना चाहिए, अब ऐसे में इनकी किसी रैली में हम रिमोट एरियाज में जाके कैसे कवर करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, हमारी तो जान चली जाएगी। तो आप बताइए हम क्या करें। संपादकों से भी बात हुई, हमारे संपादक भी करीब करीब सारे संपादक तैयार हो गए। यहाँ तक कि दूरदर्शन में भी ये स्थिति हुई कि दूरदर्शन वाले तो उस घटना के दूसरे दिन भी कवर करने गए क्योंकि वो सरकारी थे, लेकिन जब दूसरे दिन गए तो मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही टेलीविजन वालों को देखा तो वो फिर भड़क गए। उन्होंने कहा करी मैंने तो मना किए थे, आ कैसे गए, भगाओ इनको। संयोग से वो टीवी में तब तक उनके रिकॉर्ड हो गया। तो जब दिल्ली से फिर कहा गया कि नहीं आपको तो कवर करना है, तो उन्होंने वो टेप भिजवा दिया कि भाई ये है, आप बताइए अब हम क्या करें। तो दूरदर्शन का भी बाइकआउट हो गया। तो ये बाइकआउट करीब 1 महीने चला। आखिर में मुलायम सिंह यादव बहुत फिलर्स भेजे, कई तरह के दबाव दिए, और ये कि भाई आप, मैंने कहा मैं कौन हुआ, ये सबका फैसला है। अल्टीमेटली सारे चैनल्स को ये कहा गया कि आप कल आइए, मुलायम सिंह यादव माफ़ी मांगेंगे और अगर आप संतुष्ट होंगे उसी के बाद आप काम शुरू करें, क्योंकि चुनाव आ गया था तो एक मजबूरी। तो अंततः वही हुआ, मुलायम सिंह यादव ने खेद प्रकट किया। हमको कोई हमारा ईगो नहीं था कि हम उनसे हम ये चाहते थे कि हमको जो उन्होंने कहा है वो मैसेज उनके कार्यकर्ताओं तक चले जाए कि हमको मतलब भैया दुश्मनी न निकाले। अंततः वो हुआ, फिर कवरेज हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। राजनीतिक तौर पर भी कई जो गुंडे माफिया टाइप के लोग थे उनकी धमकियां भी मिली, देख लेंगे। एक बार DP यादव के खिलाफ कोई खबर की थी, उसमें तो जो उनका वो महाभारत में अर्जुन बना था उस कलाकार ने तो पूरी रात लास्ट में मुझे तो गाली नहीं दी पड़ी, इतने फ़ोन कर दिए, मतलब क्या कितना पैसा चाहिए से लेके क्या क्या मतलब धमकियां दे सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हुई। वो शायद उस समय पत्रकारिता के तेवर ऐसे थे, उसका असर ऐसा था, क्योंकि आज कुछ छप भी जाए, कुछ हो भी जाए, कुछ देख भी जाए तो किसी पर कोई असर नहीं। तो मेरा यही आपसे पूछना है कि इस जो आपने ज़िंदगी का सफ़र आपका ये बहुत तवील बड़ा लंबा था और जिसमें तरह तरह के लोग मिले, पार्टियां मिली, तरह तरह के प्रेशर्स हुए, सब कुछ हुआ। आज के दौर में आप क्या समझते हैं किस तरह से लोगों को पत्रकारिता करना चाहिए, ख़ास करके नौजवान नस्ल को, कि कॉम्प्रोमाइज़ वो जल्दी कर लेते हैं, उनको किस तरह से अपनी राह चुनना चाहिए? देखिए मुझे लगता है जो
ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया है या जो अब जिसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल टेलीविज़न मीडिया है, वो उसका बहुत लंबा भविष्य मुझे नहीं दिखता और बहुत असर होगा उसका, ये भी मुझे नहीं दिखता। मुझे दिखता है आने वाला वक्त जो है वो सोशल मीडिया का है, ये जो न्यू मीडिया है इसका वक्त है और इसमें बहुत संभावना, अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें भी क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपके ऊपर, भाई अखबार में एक संपादक होता है, टेलीविज़न में एक आपका हेड होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, कोई गाइडलाइंस नहीं है, बहुत हल्की फुल्की गाइडलाइंस हैं, 2-4 मोटी मोटी, जो खाली मीडिया नहीं बल्कि इन जनरल सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर को लेके हैं। तो इस वजह से गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक भी है। ये जितना पॉजिटिव असर कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा निगेटिव असर भी कर सकता है। इसके बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल हैं क्योंकि ये आपकी सूचनाओं को इस तरह से पहुंचाता है कि लोगों को कम समय में आप सीधे लोग तक आपका मैसेज जाता है 1 to 1। तो ये मुझे लगता है इसी में युवाओं को अपना भविष्य देखना चाहिए और इसमें जो लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत गुंजाइश है। जरा भी कोई आदमी, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल, आपको कोई निर्देश करने वाला नहीं है, आप निष्पक्ष होकर अगर चीज़ों को कहते हैं, आप अच्छी जानकारियों को, आप ऐसा नहीं कि खाली खबर पॉलिटिकल न्यूज ही सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा खजाना है, हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं जानते। फूड ब्लॉगिंग ही है, फूड ब्लॉगिंग को तमाशा बना दिया, किसी दुकान जाएगा आप क्या भैया क्या तमाशा कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, क्या जादू कर दिया, इस तरह के सवाल हैं। आप उसकी थोड़ी बेसिक्स पर जाइए, 3 मिनट में आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता सकते हैं। लखनऊ का खान पान क्या है अगर बताना है, इसके लिए आप 50 एपिसोड कर सकते हैं, तब भी चीज़ें पूरी नहीं होंगी और बहुत अच्छी तरह आप लोगों तक पहुँचा। ऐसी चीज़ों को लोग देखना चाहते हैं। तमाशा न बनाएं, गंभीरता से काम करें, थोड़ा पीछे उसके रिसर्च करें, उसके बाद फील्ड पे आए, कैमरे के आगे खड़े होकर बकवास कर देना, किसी को दिखा देना, ये भी मतलब नहीं चलेगा। मुझे लगता है बहुत संभावना है और युवाओं में, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी सेवी है, वो इतना उसके बारे में जानता है, उसके लिए चुटकियों में ये काम करना बहुत आसान है। तो वो संभावनाओं की कमी नहीं है, बहुत अपार संभावना है, गंभीरता से काम करने की जरूरत है और वही भविष्य की पत्रकारिता मुझे दिखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमको दिया और बातें तो और भी चाह रहा था लेकिन समय की पाबंदी है। जाहिर है कि आप बहुत सीनियर हैं, हमसे जानते हैं कि इन चीज़ों में टाइमिंग कब होता है और फिर मौका मिलेगा तो फिर हम आपको सहमत देंगे और फिर आपके तजुर्बों से फ़ायदा खुद भी उठाएंगे और लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि वो किस तरीके से इस तरह के लोगों ने एक तरह से जीवन में इस युद्ध किया है, संघर्ष किया है और ना बिकने वाला संघर्ष था, ना टूटने वाला, ना झुकने वाला संघर्ष किया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद पंतालू साहब आपका। आपका भी शुक्रिया और शहनामा के दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।